शी सेड कि $70। अब $70 तो मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बिलिंग के लिए वो बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट है। $70 उस टाइम तो 50-45 रुपए का चलता था, कोई वैल्यू नहीं $70। मुझे ये भी नहीं पता कि उन कंट्रोल्स को बोलते हैं क्या, इनपुट बॉक्स को इनपुट बोलते हैं या लिखने के लिए बोलते हैं। तो मुझे सर्च करने में भी बहुत स्ट्रगल हो रहा था। उस टाइम यूट्यूब में भी इतने वीडियोस नहीं होते। तो मैं भले टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं अगर यही करता रहूंगा तो मेरे आगे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई आ रहा है, ठीक है, तो आगे कुछ और चीज आएगी, तो मुझे तो लर्न करते रहना पड़ेगा। ऐसा हुआ कि कंपनी ने बोला कि यार नीरज मुझे ना ये प्रोजेक्ट महीने में चाहिए, आपको पता है कि यार ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अनरियलिस्टिक गोल है। हाँ। तो फिर आप वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अगर काम मान लो 2 महीने का है, 10 डेवलपर 2 महीने में कर रहे हैं, तो क्यों ना 20 डेवलपर लगा ले, 1 महीने में हो जाएगा। क्या दिक्कत आई अभी आईटी इंडस्ट्री में कि बिल्कुल ही जॉब फेड आउट हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री से। जो कोरोना में जो डेवलपर्स 5 लाख पे थे, उन्होंने 50 लाख भी ले लिया। जो भी पोजीशंस हैं जो डिसीजन मेकिंग करती हैं, उसकी जगह आप एआई नहीं बैठा सकते। जो फ्रीलांसिंग में जाता है वो सीखता है। एक कंपनी में 5 साल तक हो, आप इंटरव्यू देने से भी डरते हो, घबराहट होने लगती है कि यार ये क्या पूछेगा, मैं नहीं बता पाया तो कैसा होगा। कंपनी हाइक भी नहीं दे रही, वो तो ये कह रही है कि तुम्हारे पास जॉब है वही एहसान है मेरा तुम्हारे ऊपर। तो फिर अभी लोग कैसे जॉब चेंज कर सकते हैं? 10 साल के बंदे को भी मैंने करीब 20 लाख कमाते देखा है, और मैंने 5 साल के बंदे को भी 30 लाख कमाते देखा है। एक टेक्निकल आर्किटेक्ट की क्या सैलरी होती होगी? मिनिमम उसका कम से कम 40 होना चाहिए। एंड टेक्निकल आर्किटेक्ट का अगर मैं बोलूँ 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आराम से 1 CR। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है नीरज, जिन्होंने अपना करियर एज अ बीपी एम्प्लॉय स्टार्ट किया था। आज वो एक सक्सेसफुल टेक्निकल आर्किटेक्ट हैं। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर में इतना बड़ा पिवट कब लिया और क्यों लिया, क्या की फैक्टर्स रहे, क्या पेन पॉइंट्स रहे, क्या लर्निंग्स रही। और आप भी अगर फ्रेशर या इंटरमीडिएट हैं तो इनकी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी रही है इनकी। आपकी टेक्निकल आर्किटेक्ट की जर्नी क्या रही, कैसे आपने शुरुआत करी, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट बना तो हूँ, नहीं बनना चाहिए था, कुछ बर्नआउट्स फील हुए कभी? टेक्निकल आर्किटेक्ट की जर्नी तो मतलब बहुत बड़ी है। अभी आफ्टर 15 ईयर्स की जहाँ से मैं स्टार्ट किया, धीरे धीरे ग्रो करके चीजें लर्न करके टेक्नोलॉजी चेंज की, तब जाके मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट बना हूँ। मैंने बीटेक किया, आई डिड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है आगे। आई जस्ट वांट कि मुझे इंजीनियर बनना है। इवन इन इंजीनियर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं या कुछ और इंजीनियर्स भी होते हैं। बस इंजीनियर का टैग चाहिए बस था। इंजीनियर का, वो भी टैग ऐसा नहीं कि इंजीनियर का टैग चाहिए। फ्रेंड्स थे कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, तो अब मुझे पता नहीं था कि 12th के बाद क्या किया जाता है। मेरे पापा का बिजनेस था, मेरे पूरी फैमिली में किसी ने पढ़ाई नहीं की थी। मैं बिजनेस में नहीं जाना चाहता, आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। तो स्कूल के टाइम पे पता चला कि कुछ आईटी वगैरह होता है। फिर मैंने कहा, मैं भी पापा को बोला कि मैं भी कोचिंग करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर 2 साल वहाँ वेस्ट किए मैंने। कानपुर से कोचिंग की थी मैंने, काका देव बहुत फेमस है। पता तो मुझे तब से था कि मेरे से नहीं निकलना, बट मैं टाइम पास कर रहा था, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था। 2 साल निकाल दिए, फिर अभी होगा कि 2 साल वेस्ट हो गए, कुछ नहीं करना। अब कुछ फ्रेंड्स पहले ईयर छोड़ के चले गए थे कि उन्होंने बीटेक ज्वाइन कर लिया था, कुछ नेक्स्ट तो मेरे को भी ज्वाइन करना था। तब यूपी में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, यहाँ पर यहीं पर है, ग्रेटर नोएडा में है। तो वहीं से मैंने बीटेक स्टार्ट किया 2006 में। टेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ज्वाइन कर लिया, बिकॉज एज आई मेंशन कि मुझे पता ही था कि कौन सी ब्रांच में जाना होता है, कौन से उसमें आता। बस ट्राइंग की कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, जो भी मेरी रैंक आई थी उस हिसाब से। जब स्टार्ट किया तो फिर वहीं फ्रेंड्स वगैरह मिले, थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, मैथ्स में बैक आ गई, फिर 1-2 सब्जेक्ट्स में रही तो। लेकिन लास्ट में जब मैंने बीटेक क्लियर किया, जब प्लेसमेंट्स होने स्टार्ट हुए 2009 के आसपास, 9-8-9 में, वहाँ पर रिसेशन आया था। हमारे जो सीनियर्स थे उनकी जॉब ही नहीं लग रही थी, तो हमारा भी ये हो गया था कि पढ़ के फायदा क्या जब जॉब ही नहीं लग रही है। तो एकदम बैक उस पे और आ गई। तो फिर जब हमारा नंबर आया तो मैं बैठ ही नहीं पाया प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाया तो फिर खुद से ढूंढना था। अब मेरे साथ चैलेंज ये था कि एक तो एकेडमिक ठीक थे मेरे, बहुत अच्छे नहीं थे। 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक थी, काफी बैक्स तो मैंने क्लियर कर दी थी। लेकिन चैलेंज था दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज बीइंग इन यूपी, वो भी हिंदी मीडियम में, वो भी आरएसएस के स्कूल में, तो जैसी इंग्लिश होनी चाहिए वैसी थी मेरी, तो उस हिसाब से जॉब लगनी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि कस्टमर सर्विस में कहीं पर जॉब ढूंढते हैं। कस्टमर सर्विस में जॉब ढूंढनी स्टार्ट की मैंने। तो वो भी ऐसा नहीं है कि अगर मेरी इंग्लिश खराब है तो कस्टमर सर्विस भी इजी है ना, इट्स गोइंग टू बी सेम थिंग। वो भी खराबी थी। तो काफी इंटरव्यूज दिए मैंने, 10-15 इंटरव्यूज दिए। तो मुझे ये पता चला कि मेरा एमटीआई इशू है। एमटीआई मतलब वही मदर टंग इनहेरिटेंस, जहाँ पर शाशा और कुछ जो यूपी बिहार के जो स्लैंग्स होते हैं ना, वो प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स कैरेक्टर्स बोल नहीं पाते, वो मैच नहीं कर पाते। तो वो इशू था, तो उस पर मैंने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया था। एक फ्रेंड है मेरा, नितिन करके मेरा फ्रेंड, उस टाइम मेरे साथ रहता था,
तब मैं यहाँ रहता था दिल्ली में बेरसराय में 5 लोगों के साथ रूम में। हाँ, वो सारे के सारे, मैं जॉब करता था, वो सारे आए थे बेरसराय में, उधर कोचिंग चलती थी जैसे ना SBI और इन सब की कोचिंग के लिए होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए SSC और इन सब के लिए। तो 5 लोग रहते थे मेरे साथ। उस टाइम में कस्टमर सर्विस में डे नाइट की जॉब उस टाइम लग गई थी मेरी। तो उस टाइम मैं करता था, फर्स्ट जॉब मेरी लगी थी EA स्पोर्ट्स की जॉब है। EA स्पोर्ट्स कंपनी, सुनो, गेम की कंपनी है। तो उसमें जो कस्टमर सर्विस का होता है ना, तो उस डिपार्टमेंट में मेरा लगा था। उसमें भी ईमेल एंड चैट सपोर्ट में लगा था, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तो सही थी नहीं। तो वहाँ की जॉब लगी थी मेरी 4,000 रुपए में। और उस टाइम में 5 लोगों के साथ रहता था। रात में 2 से दोपहर के 12 की शिफ्ट होती थी मेरी। तो बाइक से जाता था बेरसराय से वहाँ नोएडा। तब उसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ से वहाँ 4,000 में जा रहा हूँ, मैं ना कुछ वहाँ सीख रहा हूँ, ठीक है, अपनी पूरी रात खराब कर रहा हूँ, प्लस जो मेरे साथ लोग रह रहे हैं वो अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ्यूचर बना लेंगे। आज कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 कुछ साल कोचिंग मैंने की हुई थी, अब वो कर रहे थे जॉब के लिए कोचिंग। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि शायद मैं भी कोचिंग कर लूँ। तो मैंने भी थोड़ा स्टार्ट करना वो किया कि कोचिंग करता हूँ, 1 महीने वो किया, लेकिन मेरा मन लग नहीं रहा था। जब तक पता चला कि दूसरी जगह एक और कस्टमर सर्विस कंपनी है, वो 12,000 रुपए दे रही है। मैं वहाँ देने गया। मतलब पहले क्या होता, कंसल्टेंसी होती थी जहाँ ग्रुप में बुला लिया इसकी जॉब के लिए, तो चल जाता था। तो वहां से वो जॉब लग गई। मैंने फिर छोड़ दिया कि नहीं, SSC तो होता रहेगा, पहले पैसे जरूरी है। तो 12,000 की वो जॉब की मैंने आई योगी में, गुड़गांव में। फिर आई योगी में जब मैं गुड़गांव में जाता था, अभी तक टेक्निकल आर्किटेक्ट या डेवलपमेंट कहीं फ्यूचर में है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ आई वुड सर्वाइव, कि मुझे चाहिए कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाऊं और मैं घर से एक मेरी डिपेंडेंसी ना रहे। तो मैं अपना खुद वो देख रहा था। आई योगी में जब मैं जॉब कर रहा था, तो वहां पर पूरा ये साइबर सिटी में ही है, तो वहां पर बहुत सारी कंपनीज है। तो आप जब जाते हो तो बाकी दूसरी कंपनियों के लोग भी मिलते हैं आपकी की बिल्डिंग में, और भी 50-60 कंपनीज होती हैं। तो मैंने कुछ टाइम जॉब की, फिर मुझे लगने लगा कि वहाँ भी सेम नाइट शिफ्ट करना। तो जब एक कंपनी है बगल में, मतलब उसी कंपनी में ही, जैसे कैब मेरी सुबह 8 बजे मेरी कैब निकलती थी, वहाँ पर लोगों की कैब आती थी। तो मेरे को बड़ा खराब लगा था कि मैंने बीटेक किया है, और बीटेक करने के बाद अब मैं रात भर जॉब करके सुबह 8 बजे घर जा रहा हूँ, और वहाँ पर दूसरे लोग तैयार होके अब कैब से आते हैं। तो मुझे लगता था कि यार मैं क्यों किया बीटेक, फिर अगर मुझे यही करना है तो बीटेक किए बिना भी 4 साल में नहीं भी करता तो भी मुझे ये जॉब लग जाती। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे चेंज करना चाहिए। मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे चेंज कहाँ करना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तब मैंने मर्सर में जॉब पकड़ी। मर्सर में जॉब क्या पकड़ी, मुझे पता चला कि वो कंपनी जिसमें लोग आते हैं वो किस कंपनी में जा रहे हैं, किस स्टोर। तो मैं वहां गया, तो रिसेप्शन में बात की, उन्होंने कहा कि इस स्टोर पे जाओ, इस स्टोर पे इंटरव्यू होते हैं। तो मैं CV लेके गया, जो भी मेरी CV थी उस टाइम की लेके गया। मुझे पता ही नहीं अंदर क्या पूछने वाले हैं या किस चीज़ की इवन जॉब है। तो जब मैं गया तो पता चला कि वहाँ SQL सर्वर वगैरह ये पूछते हैं, मतलब काइंड ऑफ बैकएंड की जॉब है। तो फर्स्ट उसमें तो SQL के 4-8-10 क्वेश्चन पूछे थे, मेरा उसी में नहीं हुआ, तो उसमें रिजेक्ट हो गया मैं। बट आई वॉज हैप्पी कि हाँ, मुझे ये पता चला कि ये मैंने सुना हुआ था, SQL इज अ पार्ट ऑफ माई बीटेक जर्नी। जब मैंने बीटेक किया तो SQL उसे गए। तो फिर नेक्स्ट टाइम में जब मैं गया तो मैंने थोड़ा पढ़ा उस पे, क्वेश्चन तो मुझे याद हो गए थे कि क्या क्या 10 क्वेश्चन ही थे। फिर मैं 15 दिन बाद, 15-20 दिन के बाद पर फिर गया मैं, वो वाला मेरा राउंड फिर से वही, उसने सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के मुझे दिए, मैंने वो क्वेश्चन क्लियर कर दिए। फिर नेक्स्ट राउंड हुआ, नेक्स्ट राउंड में मेरा मैनेजर राउंड था, वो भी मतलब काइंड ऑफ टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोल लो। उसी जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर उसने ऑन टॉप ऑफ दैट सेम क्वेश्चन ही पूछे थे, लेकिन मैं उसको मतलब सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाया कि अब कुछ चीज रटी है आपने, कि हाँ एक चीज को क्लियर करने के लिए मैंने पढ़ाई की थी, मैंने उस समझने के लिए तो नहीं किया था ना, मुझे पता है कि आगे करना भी क्या होगा। तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। फिर उसके क्वेश्चन के हिसाब से मैंने फिर प्रिपेयर किया, फिर 15-20 दिन, तो मैंने 3 बार में वो कंपनी में जॉब निकाली। तो आपने बैक टू बैक सेम कंपनी में इंटरव्यू दिए, इससे कंपनी ने आपको रिकॉग्नाइज करके वो नहीं थे लगाते हैं ना, वो भी एक बार दे दिया तो 6 महीने ये बाद बात है 2011 की, 11 एंड की। तो उस टाइम, जो अभी तो बहुत एडवांस हो गई चीजें, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि उसमें जो HR है, आई वुड नेम हर, शी रिकॉग्नाइज्ड मी इन माय थर्ड टाइम कि हाँ, आई हैव सीन यू आई थिंक बिफोर हियर। तो आई टोल्ड हर कि हाँ मैं आया हूँ, पहले दूसरे राउंड के लिए आया हूँ, तो दिस इज माय थर्ड राउंड। ओके। तो बट हाँ, वो मेरा कॉन्फिडेंस था जो मैंने बोल दिया। मैं अगर हो सकता ये बोल देता कि नहीं इससे पहले भी दिया है तो मुझे निकाल देती। अगर उस टाइम मैंने वो बोल दिया होता तो मैं आज कहीं और ही होता, शायद कस्टमर सर्विस में ही आगे होता। अब वहाँ पर मेरा राउंड क्लियर हुआ 3 के बाद, मैंने उसमें जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब लेकिन वहाँ भी काम टेक्निकल नहीं था, SQL के भले ही पूछे हो, लेकिन काम वहाँ इन द एंड बैक एंड का ही था। आपको SQL पे मैक्रो वगैरह बनाने थे। फिर वो मोनोटोनस हो गया, 1-2 साल मैंने काम किया।
2 साल 2.5 साल मैंने काम किया वहाँ पर। फिर मुझे ना बोर हो गया, अब 20-22 हज़ार की सैलरी थी, अब ना मेरे को लर्न करने के लिए कुछ है, वही जाओ, और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं था वहाँ तो ऐसा हिसाब था मेरा कि मैं गया सुबह वहाँ ऑफिस में जिम किया, वही ना आया, फिर वहीं पर काम किया, 1-2 घंटे काम किया, फिर उसके बाद कॉफ़ी ब्रेक, फिर लंच खाना भी वहीं खाता था, फिर उसके बाद वॉक कर रहे हैं 2 घंटे, फिर 1 घंटे काम किया, तो ये हिसाब था। तो अब मेरी लाइफ में इतना लेवल का कंफर्ट आ गया था और कोई लर्निंग नहीं था और कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था मुझे। तो 2 साल मैंने करीब वहाँ की थी और मैं फ्रस्ट्रेट होके मैंने वो जॉब छोड़ दी थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कुछ तो हो कि मुझे तो दिखे कि आगे क्या करना है। तब छोड़ तो दी मैंने थोड़ा गुस्से में या वैसे जोश में आके, जो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि इसका लॉस कितना बड़ा होता है। तो करीब 3 महीने तो मेरे पास जॉब थी नहीं, मैंने सर्च भी करने की कोशिश की तो हुआ भी नहीं, क्योंकि वही सेम इंग्लिश की प्रॉब्लम थी। अब फिर मेरे को वापस वहाँ कस्टमर सर्विस में जाना पड़ा, फिर बैक टू टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सर्विस टेक्निकल सपोर्ट। अब उसमें ज्वाइन किया मैंने। अब लेकिन मुझे ये था कि मैं वापस उसी लाइफ में आ गया जहाँ से मैं भागा था, तो मुझे था कि कुछ ना कुछ कहीं से निकालूंगा। अब टेक्निकल सपोर्ट में एक कंपनी जहाँ ज्वाइन की थी, उसमें एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट में होता क्या ना, आप स्कैन्स वगैरह रन करते हो, किसी आपका यूएस के कस्टमर्स होते हैं मोस्टली, तो उनके सिस्टम में कुछ इश्यूज होते हैं, वायरस होते हैं, तो एंटीवायरस रन करना होता है, स्कैन रन करना होता है, कुछ चीज़ें करनी होती है। तो मीन वाइल वी आर रनिंग दैट, हमें कस्टमर को इंगेज रखना होता है कि हाँ क्या चल रहा है आपके सिस्टम में, कब से प्रॉब्लम है, इस टाइप से कुछ। तो उसी में जब मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, कस्टमर से बात कर रहा था, तो शी शेयर्ड कि उसका खुद का एक वो है, बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है यूएसए में, ई जूस यूएसए करके, मतलब जूस के फ्लेवर्स वगैरह बनाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। तो उसके लिए उसको वो देख रही थी कि कोई सिस्टम वगैरह, इनवॉइसिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम टाइप का वो देख रही थी, क्योंकि उसको यूएसए महंगा पड़ा था। सो उसने कहीं से सुना होगा कि इंडिया हैज़ वेरी चीप लेबर्स, है ना, कि वी आर गुड एंड वी कैन डिलीवर दैट। तो उसने मेरे से शेयर किया। भाई मुझे उस टाइम तक टेक्नोलॉजी में नहीं पता था कि कौन सी चीज़ें क्या होती है, ना मुझे लैंग्वेज का पता था क्या है सी शार्प, क्या जावा, .NET, मुझे ये पता था सॉफ्टवेयर होता है। सो सी शेयर्ड कि आप किसी को जानते हो इंडिया में कि कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दे मुझे। तो मैंने कहा मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बना सकता हूँ। तो सीट की आर यू श्योर कि हाँ, मैंने कहा मैं बना दूंगा। मैं कि आपने बनाया? मैंने बोल दिया हाँ मैंने बनाया है, क्योंकि बीटेक में मेरा जो रूममेट था वो कंप्यूटर साइंस का था। अब उसने मेरे से बुक मंगाई थी, विजुअल स्टूडियो 2005 की थी, उसमें सीडी थी। उस टाइम मेरे पास मशीन थी, तो उसमें वो सीडी रन करके उसने देखा कि हाँ किया था सॉफ्टवेयर में, जैसे नहीं हेलो वर्ल्ड टाइप के पॉपअप आते थे विन फॉर्म पे, तो मैंने भी डाला था। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ ये करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो वो मेरे में मसल मेमोरी में था कि नहीं, बहुत फैंटेसी काइंड ऑफ नहीं कि हाँ ये करना चाहिए। तो मैंने उस कॉन्फिडेंस में उसको बोल दिया कि हाँ मैं बना दूंगा। मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप मेल शेयर कर दूंगा मैं, आप मुझे डिटेल्स भेज देना। मैंने डिटेल उसको भेज दी सारी, क्या नाम, मैंने मेल दे दिया उसको। आफ्टर 10-15 डेज उसका मेल आ गया प्रॉपर डिटेल कि हाँ उसको ये चीजें चाहिए। अब लेकिन फिर जब मैंने बात की पैसे पे, ये सारी बात, अब उसके बाद वहाँ पर कस्टमर सर्विस में चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो मैंने अपने साइड से मेल शेयर किया था, उसे सारी डिटेल मेल पे किया। फिर मैंने मेल पे पूछा उसको कि कितना वो इस इनवॉइसिंग सिस्टम, एक बेसिक बिलिंग सिस्टम था, का कितना वो देगी मुझे। शी सेड कि $70। अब $70 तो मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बिलिंग के लिए बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट है। मैंने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया कि भाई यार ये तो $70 देगी। $70 उस टाइम तो 50-45 रुपए का चलता था, कोई वैल्यू नहीं $70 की। मेरे को कम से कम मैं बैठूंगा तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं एस्टिमेशन तक नहीं पता मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे वो भी नहीं पता। तो 2-3 महीने तो लगेंगे उस हिसाब से बनाऊंगा अगर, तो $70 के लिए मैं क्या करूंगा। सब मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया जिनसे भी मैंने कंसल्ट किया था। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर इसको नहीं करूंगा तो मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, उसमें तो मुझे फ्यूचर पता ही है कि मेरे यही जाना है। अगर मैंने कर लिया $70 के लिए, लेकिन मैं बनाना तो सीख जाऊंगा। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया कि मैं $70 में कर दूंगा। जैसे मैंने हाँ बोला, मैंने फिर से जॉब छोड़ दी और मैं लग गया। मेरी सैलरी आई, महीना खत्म हुआ, जैसी सैलरी आई मेरी 8-10 दिन बाद ही आ गई थी। मैंने जॉब छोड़ी, फिर स्टार्ट किया काम, सर्च किया कि हाउ टू क्रिएट इनवॉइसिंग सिस्टम। तो उसने बहुत अजीब अजीब से रिप्लाई आने लगे। तो फिर मैंने कहा कि हाउ टू क्रिएट बटन, हाउ टू क्रिएट लिस्ट बॉक्स। तो उसमें मुझे विजुअल स्टूडियो तो मुझे पता था वहाँ की विजुअल स्टूडियो कुछ होता है, जो मैंने बुक ली थी बीटेक के टाइम पे। तो विजुअल स्टूडियो का मैं डाला, तो इंस्टॉल किया मैंने सारा, वो पूरा की पूरा मैंने लेआउट एक बनाना स्टार्ट किया, बटन ड्रैग ड्रॉप। उस टाइम ड्रैग ड्रॉप का फीचर आता था उसमें .NET विजुअल स्टूडियो पे। तो ड्रैग ड्रॉप कर करके एक UI बना लिया। उसमें मुझे लगा होगा हार्डली 8-10 दिन। 10 दिन बाद मैंने सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको मेल किया कि यार दिस इज हाउ योर इनवॉइसिंग सिस्टम गोइंग टू बी लुक लाइक। वो उसमें बहुत खुश होगी। उसने मेरे को बोला कि नीरज दिस लुक्स वेरी गुड, आई विल गिव यू मोर मनी इफ यू मेक इट डन फॉर मी। अब उसमें मैंने क्या फंक्शनलिटी ऐड करनी स्टार्ट की, हाउ टू क्लिक बटन, हाउ टू डू दिस ऑन बटन क्लिक। मुझे ये भी नहीं पता कि उन कंट्रोल्स को बोलते
बोलते हैं क्या, इनपुट बॉक्स को इनपुट बोलते हैं या लिखने के लिए बोलते हैं। तो मुझे सर्च करने में भी बहुत स्ट्रगल हो रहा था। उस टाइम यूट्यूब में भी इतने वीडियोस नहीं होते थे। तो जैसे कर करके मैंने उसका वो बनाया। कोड क्वालिटी तो मुझे पता नहीं, ना मुझे ऑब्जेक्ट पता, कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस ये पता हाउ टू कर करके मैं बना दूंगा, और मैंने काफी हद तक उसका बना दिया। बिलिंग होने लगी, मतलब स्टार्ट हो गया, कैलकुलेशन करके वो सारा हो गया। वो डेमो दिया, उस टाइम स्काइप चलता था, स्काइप पे मैंने उसको डेमो दिया था। उस टाइम वो बहुत खुश हुई कि नीरज दिस इज वेरी गुड एंड इट्स इम्प्रेसिव, आई विल गिव यू $500, जस्ट कंप्लीट दिस सेक्शन एंड गिव इट टू मी, आई विल टेस्ट इट, इफ इट वर्क्स आई विल गिव यू $500। उसके नेक्स्ट 5 या 10 डेज में मैंने उसको वो डिलीवर करके दे दिया। उसने नेक्स्ट $500 उस ट्रांस यूनियन से मैंने मंगाए थे, वो पता भी था आने कैसे, तो सर्च करके वो भी कि कैसे आते हैं, तब मैंने वहां से $500 मंगाए थे। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब वो होता है ना एक कॉन्फिडेंस। अभी तक तो मैंने ब्लफ मार दिया था कि कर लूंगा, लेकिन जब वो $500 मुझे मिले तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो कर दूंगा मैं। फिर मुझे और चैलेंजेस भी आए। एक चैलेंज था कि उसका पर बाद में से बोला कि मुझे ये पीडीएफ में चाहिए रिपोर्ट। अब पीडीएफ में रिपोर्ट, अब मैं हाउ टू गेट पीडीएफ रिपोर्ट, हाउ टू जनरेट पीडीएफ रिपोर्ट, उसमें भी कई सारे टूल्स और बहुत सारी चीजें की। तो ये फिर कर करके मैंने करीब 2.5 महीने में उसका पीडीएफ रिपोर्ट और सारा कुछ बना के देना स्टार्ट कर दिया। और 3 से 4 महीने में मैंने पूरा उसका इनवॉइसिंग सिस्टम कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद और भी रिक्वायरमेंट थी उसकी, और उसने मुझे टोटल $2700 दिए थे। जो $70 जो स्टार्ट हुआ था, तो मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैंने $70 देखे होते तो मेरे पास ये $2700 नहीं होते। प्लस जो मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है, $2700 तो मेरे लिए मायने नहीं रख रहा है, मेरे लिए मायने रखता हूँ जो कॉन्फिडेंस मुझे आया ना कि मैं बना लूंगा। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, तो मैं अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब ढूंढूंगा। तब से मैंने फिर सोचा कि अब मैं जॉब करता हूँ कि इसमें सॉफ्टवेयर वाले में। तब मैंने जॉब सीवी चेंज की, सीवी के हिसाब से मैंने कि कस्टमर सर्विस में नहीं करता, कस्टमर सर्विस में भी कंपनी में मैं सीक्वल पे काम करता हूँ, इसमें इस पे काम करता हूँ। क्योंकि अगर मैं वो लिखूंगा कि मैं कस्टमर सर्विस में काम करता हूँ डायरेक्ट इन सब चीज़ों पे, तो कोई कंपनी भी सीवी एंटरटेन ही नहीं करेगी। तो वहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया इंटरव्यू देने, तो मैंने पहले ही बोला कि जैसे ड्रैग ड्रॉप करके बना लिया चीज़। सॉफ्टवेयर बनाने में आप कर क्या रहे हो, एक प्रोसेस होता है जो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या होती है, ये सब तो पता होना चाहिए ना। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, सामने वाला खुश है, मेरे भी खुश हो। तो जब मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट किए, तब उन्होंने पूछा कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या है। तब उन्होंने पूछा कि इन विच लैंग्वेज यू राइट कोड। लैंग्वेज मुझे नहीं पता था, मुझे टूल पता था विजुअल स्टूडियो। तो ये बोलूँ विजुअल स्टूडियो, नो विजुअल स्टूडियो यू राइट कोड ऑन दैट, व्हाट लैंग्वेज लैंग्वेज भी नहीं पता था। तो स्टार्टिंग के 10-15 राउंड तो मुझे बेसिक चीजें फिगर आउट करने में लगी कि हाँ। फिर जाके देखा कि कौन सी लैंग्वेज, फिर पता लगा अच्छा मैं वीबी पे लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद कोई मुझसे जाके सी शार्प बोल दे कि नहीं हमें तो सी शार्प पे चाहिए। फिर मैंने पता लगा सी शार्प क्या है, कुछ बोले जावा। तो 15 से 20 इंटरव्यू मेरा सिर्फ इस चीज में गया है, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में कि सॉफ्टवेयर पूरी लाइफ साइकिल है क्या लैंग्वेज होती है, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या टेक्निकल चीजें होती है इसमें, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। तो इसमें मुझे मतलब मेरा 15-20 इंटरव्यू निकल गया। फिर उसके बाद मैंने इन चीज़ों पे और तैयारी की, प्रिपरेशन की। फिर एल्गोरिदम ये धीरे धीरे और पता चला, तो उन पे मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। तो मुझे याद है 28th इंटरव्यू, जो मेरे पास पूरी एक लिस्ट रखी हुई है, आज भी है मेरे पास पूरी एक बुक, वो मेरी नोटबुक है कि मैंने कब कब कहाँ इंटरव्यू दिए हुए। तो बहुत लंबी चीज़ है वो, स्टोरी है वो। तो अब एक इंटरव्यू मैंने लिया था नोएडा में, इंडस वैली पार्टनर एक कंपनी है, उसमें मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था। आफ्टर जब मैं टेक्निकल इंटरव्यू देने स्टार्ट किया, वैसे तो मैंने कस्टमर सर्विस में 50 दिए होंगे, टेक्निकल उसमें जब इंटरव्यू मेरा इंडस वैली पार्टनर फर्स्ट राउंड निकला, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा फर्स्ट राउंड निकल गया। मुझे लगा कि मेरा तो हो ही गया, भले ही ना हो, लेकिन मुझे जो होता ना कि हाँ अब मैं एक स्टेप बढ़ा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ, वो खुशी अलग थी। फिर उसके बाद फिर मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 8-10 इंटरव्यू के बाद फिर मैंने सैमसंग में इंटरव्यू दिया। सैमसंग मेरे 2 राउंड निकले। फिर उसके बाद 1 राउंड निकलने के बाद और यहाँ मेरे 1-2 राउंड निकलने स्टार्ट हो गए थे। फिर सैमसंग मेरे सारे राउंड निकले, और सैमसंग में भी जो मैंने जॉब की थी वो मेरे थर्ड पार्टी रोल पे थी। तो एक रीजन वो भी था कि वहाँ जल्दी निकल गया, तो थर्ड पार्टी रोल के थ्रू मेरा वो निकल गया। अब आया रियल टाइम डेवलपमेंट। एक हो गया कि जो डेवलपमेंट की, वो तो अपने हिसाब से कुछ भी लिखा चलना चाहिए, वो चीज़ हो गई थी। अब ये कि अब कंपनी के हिसाब से आपको कोड लिखना है। अब आपको पता नहीं कि वहाँ कंपनी में काम कैसे होता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने सैमसंग में काम किया, तो वहाँ पर जब उन्होंने बताया कि हाँ इसमें कुछ नहीं, ऐसे ऐसे क्लास बनाना, ये ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सपोज कर देना, वहाँ पर WCF पे काम किया था मैंने। जैसे अभी तो अपना वेब API चलती है, वहाँ पे स्टार्ट किया था मैंने। और WCF सर्विसेज थी जिसमें हम API लिखते थे .NET पे, और अपना ये इसमें वेब फॉर्म्स होते थे, तो उन चीज़ पे काम किया था मैंने।
तो जब उसने बोला कि ये WCA पे तेरे को ये करना है, वो करना है, और कुछ सर्विस को एक्सपोज कर दे, ये करके क्लास बना के इसको निकाल, वो कर दे, उसका एक काम कर, UI को हमें वो देना है, तो अभी तेरा लॉजिक बनाने में टाइम लगेगा, उसको ऑब्जेक्ट बना के वो दे दे। स्वैगर तो अभी आया है, एक ऑब्जेक्ट बना के दे दे ताकि उसको पता है कि UI पे कैसे करेगा। अब मेरे को तो जो सब सुना समझ भी नहीं आया, वो क्या बोल दे, करना क्या है। ऑब्जेक्ट पता था लेकिन वो बनाना कैसे ये सब नहीं पता था। तो फिर मैं, एक फ्रेंड था मेरा, फ्रेंड क्या मतलब उसी कंपनी में था, काफी सीनियर था, लीड था मेरा, तो मैं धीरज नाम है उसका, तो मैं उसके पास गया कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वो तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये करना, देख इसमें ले, ये ऑब्जेक्ट है, उसको ये चाहिए भाई, इस सीन के लिए लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट का एरे बना दे। एरे बना दूं? कैसे बना दूं? कैसे बना दूं भाई, तुझे बनाना है ना, बनाया है ना। मैंने कहा हाँ बनाया, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बनाता, ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने किया ही नहीं। तो फिर मैंने बोला कि भाई देखो मैंने किया है लेकिन मैंने इतने अच्छे से काम नहीं किया, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो थोड़ा बहुत बताया, फिर भी मैं समझ नहीं पाया, मतलब सही तरह से नहीं किया जैसे उसने बताया। तो फिर मैंने सरेंडर मार के बोला कि भाई धीरज मैंने नहीं किया काम, मेरी हेल्प करेगा तो मैं इसको कर लूंगा। उसने उस लेवल से फिर स्क्रैच से बताना स्टार्ट किया कि भाई ये देख, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट ये है, तुझे एरे से ऐसे बनाना है, इस सर्विस में यहाँ से सर्विस क्रिएट करेगा, ये देख तेरे को एक एग्जांपल है। उस टाइम तो गिट कमिट ये सब कुछ भी नहीं पता था, वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया था मेरे लिए। ये देख, ये उठा, ये एग्जाम्पल, इसका ऐसे जैसे दिख रहा है वैसे करके स्टार्ट। तो जैसा उसने बताया मैंने वैसे वैसे कर करके दे दिया। अब उसमें भी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, मैंने सेम उठा के प्रॉपर्टी डाल दी थी, भाई ये नहीं उसको तो ये चाहिए, तो नहीं ये प्रॉपर्टी क्यों डाल दी। तो काफी चीजें चेंज की, लेकिन मैंने, उसने मेरी जो हेल्प की इस प्रोसेस में 15-20 दिन उसने काफी मेरे साथ लगा। मैंने उसके साथ काफी भला, भाई प्लीज हेल्प कर दे, तो बंदा अच्छा था, उसने मेरी हेल्प कर दी। वरना यार कई लोग हेल्प नहीं करते, बोलते हैं कि मैं तेरी हेल्प क्यों करूं। बीइंग अ लीड कोई भी इस चीज को रेज करता है कि मैं अपने डेवलपर के सर दर्द क्यों लूं, मैं दूसरा रिसोर्स लूंगा। लेकिन वहां पर उसने मेरी हेल्प की, जब उसने मेरी हेल्प करना स्टार्ट की तो मुझे एक्चुअली में चीजें सीखने में आई कि यहाँ चीजें कैसे करनी। 15 से 20 दिन में मुझे सारी क्लैरिटी आ गई कि क्या करना है। उसमें मैंने फिर काफी सीखा, खुद से भी बहुत मेहनत करता था मैं, कि अगर 8 घंटे का काम है तो मेरे पास लैपटॉप था उस टाइम, लैपटॉप देते थे उस टाइम, तो मैं घर पे क्या नाम है, ऑफिस में अगर 8-9 घंटे कर रहा हूँ तो मैं घर पे भी 8 घंटे बैठा हूँ उससे करने के लिए। तो मैंने वहां पर पूरा एफर्ट दिया था, और मुझे उससे धीरज ने अवार्ड भी दिलवाया था, मंथली अवार्ड नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि मैं काफी इंप्रूवमेंट किया था। वो खुद एक शॉक हो गया था कि मैंने इतनी जल्दी इंप्रूव चीजें कैसे कर ली। तो मैंने काफी मेहनत की थी इस प्रोसेस में। फिर सैमसंग मैंने करीब 6 से 8 महीने जॉब की थी मैंने। फिर मुझे लगा था कि मैं चेंज करना चाहिए। चेंज करने का रीजन ये नहीं था कि सीखा नहीं, चेंज करने का रीजन था कि मैंने बताया थर्ड पार्टी जॉब थी। अब वो होता ना कि रिस्पेक्ट वो नहीं मिलती, आप किसी के पेरोल पे हो, आप नेटिव कंपनी नहीं है आपकी ना, तो एक अथॉरिटी नहीं रहती उस कंपनी में। तो इसलिए मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मेरी दूसरी कंपनी में लगी, लेकिन मैंने काफी चीजें सीख ली। मुझे एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है ना, डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल, वो एक क्लैरिटी आ गई थी पूरी, वो मुझे पूरा एंड टू एंड समझ में आ गया था कि मुझे अब क्या करना है। जब नेक्स्ट कंपनी में गया उसके बाद भी मैंने काफ़ी कंपनी चेंज की, हेज और कई कंपनी चेंज की, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सीखा और किया। फिर मैंने क्लैरिवेट ज्वाइन की, क्लैरिवेट में मुझे और नेक्स्ट लेवल चीज़ें सीखने को मिली। तब मेरा एंगुलर पे मैंने स्टार्ट किया काम, .NET कोर आ गया था तब तक, फिर वेब APIs आ गई थी, फिर डॉकर, इन सब पे चीज़ें मैंने एक चीज़ फोकस की कि मुझे लर्न करते रहना है। इस पूरे अगर प्रोसेस में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की कि अगर मैं पीछे देखूं आज तो मैं हमेशा एक नए स्टेप पे हूँ, इन ग्रोथ, इन लर्निंग और इन अर्निंग। तो मेरा हमेशा ये फोकस था। तो टेक्निकल आर्किटेक्ट तो मैं अब इस कंपनी में जाके टेक्निकल आर्किटेक्ट बना हूँ, लेकिन इससे पीछे जो जर्नी थी वो जर्नी काफ़ी टफ रही थी। उस जर्नी में मैंने हमेशा ही लर्न करने के लिए फोकस किया है, क्योंकि टेक्निकल आर्किटेक्ट आप बोलने को होता है कि टेक्निकल आर्किटेक्ट बन गए हो, बट टेक्निकल आर्किटेक्ट को सब कुछ पता होना चाहिए, आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए जो पीछे से एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ, डिसीजन ले पाओ। टेक्निकल आर्किटेक्ट का काम है डिसीजन लेना, वो कोड लिखना, वो सब बहुत बेसिक चीज़ है। वो तो आज भी ChatGPT से उठा के कोड लिख दूंगा मैं, कोई भी लिख देगा वो, उसके लिए टेक्निकल आर्किटेक्ट की जरूरत ही नहीं है। टेक्निकल आर्किटेक्ट का काम है कि आपको वो सोल्यूशन देना, आपको वो बताना कि ये जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल एक रोड बनानी है, अब रोड कहाँ से बनानी है, कैसे बनानी है, वो लॉन्ग टर्म पे कैसे चलेगी, वो सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है कि नहीं, हमें वेदर देखना, उस काफ़ी चीज़ें। तो बस ये एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम है जो मेरी पूरी जर्नी में मैंने अचीव किया है। तो नीरज, अभी आपने बताया कि आपने BPO में भी काम किया है, फिर आप शायद चैट सपोर्ट में भी गए, तो क्या कल्चर डिफरेंस देखा आपने BPO में, या फिर कभी BPO में ऐसा ह्यूमिलिएशन फील नहीं हुआ कि यार मैं बीटेक करके BPO में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सब 12th पास हैं या फिर 10th पास भी होते हैं वहाँ पे, तो कभी ऐसा लगा था आपको? तो BPO में स्टार्टिंग में तो मेरे को कोई रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए थी, मुझे पैसा कमाना था। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो 4,000 की नौकरी के लिए आदमी, आप वो होता ना कि आपके पास चॉइस तो तब होगी ना जब आपके पास कुछ हो, बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला हिसाब था।
तो स्टार्टिंग मैंने एंजॉय किया। अब आप ये बताओ, आप कॉलेज में हो, आपको फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में जाना पड़ा, तो वो तो एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया आपको। आप तो रियलाइज ही नहीं करोगे क्या आप सही जगह हो नहीं हो, आपको तो सब कुछ चेंज हो गया। वहाँ फ्री का खाना मिल रहा है, कस्टमर सर्विस में फ्री का सब कुछ वो मिल रहा है, अपना काम किया, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं काम में, गए दोस्त मिल गए, सारा लाइफ अच्छी चल रही है। रियलाइज तो मैंने बाद में किया जब ये मेरी लाइफ में इम्पैक्ट करने लगा। लाइफ में इम्पैक्ट करने लगा मीन्स कि मैं दिन में सो रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ, प्लस जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अपने करियर के लिए अभी भी फोकस्ड है कि उनको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या कहाँ पर जाना है। मुझे है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए या पैसा कमाना है, कुछ जॉब ही लग जाए। तो वहाँ तक तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया। तब जब धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ, जब मैं 6 महीने कर लिया या साल भर किसी कंपनी में गुजार दिया कि मैं तो सेम ही चीज़ कर रहा हूँ हर दिन, आई एम लिविंग अ सेम लाइफ एवरी डे, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। फिर देखो वही था कि ऑप्शन होना चाहिए ना, कि पता तो हो कि आपको करना क्या है। एक तो मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर कोई गाइड करने वाला होता तो शायद मैं कस्टमर सर्विस में जाता ही नहीं, या शायद बीटेक के टाइम पे ही मेरी वहीं से जॉब लग गई होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था चीज़ों की आगे क्या वैल्यू होगी या किस लाइन में जाना होगा। कस्टमर सर्विस से स्विच तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कर पाया क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, या मैं ये बोलूँगा कि मैंने वो ले ली ज़्यादा देर मिली, क्योंकि मुझे कुछ स्विच करना था जो मैं कर रहा हूँ। इवन मैं आज भी अगर देखूँ तो मैं भले टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं अगर यही करता रहूँगा तो मेरी आगे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई आ रहा है, ठीक है, तो आगे कुछ और चीज़ आएगी, तो मुझे तो लर्न करते रहना पड़ेगा। तो अब ये कि अब मेरा एक थॉट प्रोसेस बन गया है फ्यूचर को लेके, पहले वो नहीं था। पहले तो मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और चेंज कहाँ कर रहा हूँ वो भी मुझे नहीं पता था, तो जहाँ लग गई वहाँ चेंज कर लिया। तो अभी आप टेक्निकल आर्किटेक्ट हो, पहले आप डेवलपर थे, तो दोनों को लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए? क्या अभी वर्कलोड ज़्यादा है या डेवलपमेंट वर्कलोड ज़्यादा था आपके पास? सेम ही रहता है, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पहले डेवलपर लेवल पे क्या है ना, आपको बता देगा, डेवलपर क्या होता है, एक लेबर हो गया कि भाई तुम्हारा मैनेजर या जो भी हो बता देगा कि तुम्हें ये करना है। डेवलपर का काम है उस चीज़ को करना, वो ना इधर दिमाग लगाएगा ना उधर दिमाग लगाएगा, वो करके दे देगा। लेकिन जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट काम एक तो करवाना भी है प्लस सही करवाना है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है वो कुछ क्लाइंट्स यूज करेंगे, वो भी क्लाइंट्स यूज करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में। टेक्निकल आर्किटेक्ट जो डिसीजन लेगा उस प्रोडक्ट को बनवाने में, वो पूरी कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओनरशिप है, वो बहुत बड़ी है टेक्निकल आर्किटेक्ट के लिए। जो आपका डेवलपर है उसको कोई लेना नहीं, उसको अपना काम करना है, उसको उसके लेवल पे स्ट्रगल है। जैसे उसको कोड क्वालिटी मेंटेन करनी है कि जो कोड लिख रहा है वो कोड सही हो, उसको यूनिट टेस्ट लिखने हैं, उसको टाइम पे वो चीज फीचर बना के या यूजर स्टोरी और डेवलप करके देनी है। तो ये दोनों डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है जो चेंज हो जाता है दोनों के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टेक्निकल आर्किटेक्ट का मेन रोल होता क्या है, तो आप कैसे उसे डिफाइन करोगे? टेक्निकल आर्किटेक्ट का मेन रोल होता है आपके बिजनेस वैल्यू को कन्वर्ट करना अपने प्रोडक्ट में विद टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो समझ लो कि आपका एक प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट बनाओगे किसी यूजर्स के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल आप कोई ई कॉमर्स ऐप भी बना रहे हो, अमेजॉन ऐप बना रहे हो, तो किसी एक बिजनेस यूजर का या बिजनेस के ओनर का एक विजन है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यूजर्स हैं वो रादर देन सब बाहर जा रहे हैं तो ऑनलाइन ऐप से भी तो खरीद सकते हैं। ये एक विजन आ गया, एक बिजनेस का यूज केस आ गया। बिजनेस का यूज केस क्या, टेक्निकल आर्किटेक्ट को अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ये है कि हम इस चीज को डिलीवर कैसे कराएंगे, हम टेक्निकली इस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट कैसे करेंगे और उसको हम डिलीवर कैसे करेंगे। अब उसमें होता है कि हमें इसमें क्या क्या चीज चाहिए। एक हो गया आपको डेटाबेस लेवल पे कुछ चीजें चाहिए होंगी, राइट। आपको हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, आपको एप्लीकेशन चाहिए होगा, आपको फोन में भी आपको ये समझना होगा बिजनेस है कि ये फोन पे चलेगा एप्लीकेशन, या आप चाहते हो कि लोग ब्राउजर पे। आप ये भी पूछना होगा कि किस कंट्री के लिए, कंट्री अलग अलग लीगल चीजें होती है, उन चीजों को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीज जो काम है टेक्निकल आर्किटेक्ट का है, ये सारा ऑन टॉप एक व्यू इस पूरी बिजनेस रिक्वायरमेंट को डिलीवर करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, टेक्निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड या कुछ भी चीजें हम सोल्यूशन को, ताकि आगे वो स्केल भी हो पाए। क्योंकि देखो आज हो सकता है उसके भी 10 यूजर है, कल को 10,000 यूजर हो सकते हैं, वो चीज स्केलेबल भी होनी चाहिए। ये भी देखना होता है कि ऐसा ना हो कि हम जिस चीज पे आज काम कर रहे हैं वो 2 साल बाद या 10 साल बाद चेंज हो जाए, तो हमें ये भी देखनी है कि क्या हम उसी पे स्विच भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेक्निकल आर्किटेक्ट की होती है। बीइंग टेक्निकल आर्किटेक्ट आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं ये चीजें इस ऐप के लिए करूंगा, तो क्या आप टीम लीड से इंटरेक्ट करते हो या फिर डेवलपर से इंटरेक्ट करते हो? तो वो टेक्निकल आर्किटेक्ट का जो मेन इंटरेक्शन होता है सबसे ज्यादा, वो होता है लीड से। आपके प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज पे डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो एक्चुअल आइडियल टीम के जो साइज होता है वो होता है 6 to 7, 1 टीम का और 1। लेकिन कई जगह होता है कि आपकी टीम 20-20 डेवलपर है उसमें, या 10-10 है, 15-15 है, तो उसमें टेक्निकल आर्किटेक्ट अगर डेवलपर से रिक्वायरमेंट लेगा, डेवलपर से कनेक्ट करेगा फॉर टेक्निकल चीजें, उसमें हैंडल नहीं कर पाएगा, उसमें डेवलपर भी सही से इनपुट नहीं मिलेगा और ये भी नहीं दे पाएगा। तो उस लेवल में क्या होता है, फिर वहां पर लीड्स होते हैं बीच में, ताकि लीड
लीड्स डायरेक्टली डेवलपर को इन्फॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये लाइफ साइकिल चलता है, जैसे आप कोई रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है, रिक्वायरमेंट पे काम कौन करता है? काम करते हैं डेवलपर्स। डेवलपर काम करते हैं तो डेवलपर को सबसे पहले देखना होता है कि क्या उस चीज को डिलीवर करने के लिए उसको कोई चैलेंज है, चैलेंज इन द सेंस टेक्निकल चैलेंज। तो वो लीड से कनेक्ट करता है कि मुझे ये चैलेंज आ रहा है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ लीड वो उस चीज को अगर सोल्यूशन दे पाएगा तो उस चीज को करेगा, ठीक है। अगर नहीं दे पाएगा तो ही नीड टू कनेक्ट विद द सोल्यूशन आर्किटेक्ट कि हाँ भैया इसको हम चीज को कैसे करेंगे। तो ये लाइफ साइकिल ऐसे चलती है। और कई बार क्या होता है कि लीड कुछ डिसीजन अपने एंड पे ले लेता है, तो हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन वो बाद में पता चलती है कि ये चीज ऐसे ऐसे गई है। जो रिव्यू होता है, क्योंकि टेक्निकल आर्किटेक्ट रिव्यू भी करता है चीजें, कोड रिव्यू करने के प्रोसेस में कुछ चीज आइडेंटिफाई होती है कि नहीं हम ये चीज यूज कर रहे हैं या हमें ऐसे नहीं इसको ऐसे करना है। तो वहां पर भी एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीजों को सही करवाना। टाइम टू टाइम कोड क्वालिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है, हमारी इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हम जो चीज कोड आज लिख रहे हैं हम 10 साल बाद वो कोड डिफरेंट वे में लिख रहे होंगे, डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे होंगे। टेक्निकल आर्किटेक्ट को ये भी देखना होता है कि हम समय के साथ चल रहे हैं कि नहीं, हम इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है इन तीनों का, लीड, डेवलपर है, टेक्निकल आर्किटेक्ट का। कभी आपको ऐसा हुआ कि कंपनी ने बोला कि यार नीरज मुझे ना ये प्रोजेक्ट महीने में चाहिए, आपको पता है कि यार ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अनरियलिस्टिक गोल है, हाँ, तो फिर आप वहां पे कैसे कम्युनिकेट करते हो? हम मना तो कर ही सकते हैं बिजनेस को। इसका देखो आइडियल वे होता है कि आपको ये बताना कि हमें चैलेंजेस क्या क्या है। बिजनेस को हम चैलेंजेस बता सकते हैं। हम चैलेंज बताने के लिए ये बताएंगे कि हमें यहाँ रिसोर्सेस ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है, या हम ये बताएंगे कि इसमें हम अगर थर्ड पार्टी टूल्स यूज कर सके तो हमारा इसमें कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट को जो उन्होंने बोला कि 1 महीने में देना है, लेकिन मुझे पता है कि ये 3 महीने लगेंगे, तो मुझे इसमें आइडेंटिफाई ये करना होता है कि उस 3 महीने को मैं रिड्यूस कैसे करूँ। क्योंकि मैं उनको जाके बोल दूंगा बिजनेस को नहीं ये तो हो नहीं सकता, तो दे विल क्लियरली थिंक कि फिर मेरा काम क्या है। मैं इस चीज को मेरा काम है सोल्यूशन आर्किटेक्ट, मुझे सोल्यूशन देना है कि इसको 1 महीने में हम कैसे करें। अब सोल्यूशन में चैलेंजेस हो सकते हैं, तो मुझे वो चैलेंजेस को और गैप्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि वो बिजनेस उस चीज को अंडरस्टैंड करे कि नहीं अच्छा ये गैप्स हैं, बिजनेस उस चीज में हेल्प करे मेरी कि हाँ ठीक है आपको रिसोर्सेज चाहिए हम रिसोर्सेज ऐड कर देंगे, ये टूल्स चाहिए हम इसको खरीदवा देंगे। अगर अब ये बोल दे कि हम टूल्स भी नहीं दे सकते, हम आपको रिसोर्स भी नहीं दे सकते और हम पे फिर भी 1 महीने में चाहिए, तब तो हो ही नहीं सकता। फिर तो बोल दूंगा ये चैलेंजेस हैं, हम नहीं कर पाएंगे। बट फर्स्ट अप्रोच इज कि हमें चैलेंजेस बताने होते हैं। बीइंग अ टेक्निकल आर्किटेक्ट हम मना नहीं कर सकते, हमें चैलेंजेस बताने होंगे कि हाँ 1 महीने में हम इन चैलेंजेस और इन लिमिटेशंस के साथ हम जा सकते हैं। ना कई जगह मैंने ये देखा है कि अगर काम मान लो 2 महीने का है, 10 डेवलपर 2 महीने में कर रहे हैं, तो क्यों ना 20 डेवलपर लगा ले, 1 महीने में हो जाएगा। हर कंपनी में यही होता है कि अगर एक बंदा काम को 10 दिन में करेगा तो सोचते हैं कि 10 बंदे 1 दिन में कर देंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। मैं एक बिल्कुल लेमन टर्म एक एग्जांपल देता हूँ। एक दीवार है, छोटी सी दीवार है, आप इस दीवार को बनाना है, आपका जो लेबर या मिस्त्री जो भी बोल लो, एक बंदा इस दीवार को पूरे दिन में या 10 घंटे बनाएगा, ठीक है। अब आप बोल दो कि ठीक है मैं 10 बंदे देता हूँ तुमको, 10 बंदे इतने एरिया में खड़े कैसे होंगे? 10 बंदे के बाद खुद की तगाड़ी वो सारा खुद का होगा, वो चीज वो कहाँ पर रखेंगे? दूसरी चीज 200 के 200 अगर एक ईटा ये लगाएगा तो दूसरा ईटा वो कहाँ लगाएगा? ऊपर तो ईटा नहीं है। या फिर आप ये सोचो कि पहला एक अपनी वो करेगा, दूसरा कब करेगा? फिर भी आप ही होगा एक के बाद ही एक। आप ये सोचो कि पैरेलली कैसे कर पाएंगे? आप कर ही नहीं सकते 10 के 10। आप इसमें देखो ये कर सकते हो मैक्सिमम कि ठीक है इस दीवार में हम 3 लोग खड़े हो सकते हैं, तो आप 3 डेवलपर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप वर्टिकली तीनों बना लो ये। लेकिन उसमें भी आप क्या होगा ना, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली, आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। जो बंदा एक वो टाइम लेके बना लेगा उस आपको क्वालिटी भी देगा, आपको स्ट्रेंथ भी देगा, मतलब परफॉर्मेंस भी देगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एवरीवेयर। आपने टेक्निकल आर्किटेक्ट रोल चुना, आपने बताया क्या क्या चैलेंजेस हैं, आप क्लाइंट से भी डील कर रहे हो, आप डेवलपर से भी डील कर रहे हो, आप टीम लीड से भी डील कर रहे हो, मैनेजमेंट से भी डील कर रहे हो। आपने मैनेजमेंट लाइन में जाने का क्यों नहीं सोचा? आपने टेक्निकल आर्किटेक्ट ही क्यों चुना? धीरे धीरे मुझे ना टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट काफी आने लगा। जब एक्चुअली मैंने सैमसंग में जो मेरे को क्लैरिटी आने लगी ना कोड में, समझ में आने लगा, मुझे लगा कि ये चीज ऐसी है ना कि ये 1 + 1 2 है, लेकिन मैनेजमेंट में 1 + 1 11 भी है, 2 भी है, आप पे कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ है। तो मैनेजमेंट इज समथिंग दैट इज वेरी हेजी, और मुझे क्लैरिटी चाहिए थी कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मुझे खुद पता है। अब जैसे तुम मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, अब 1 + 2 लेके आओगे तो 3 है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये 3 नहीं है 13 है, तुम मुझको पॉइंट आउट कर दोगे कि नहीं ये 3 ही है, बिकॉज यू नो दिस इज मैथ्स एंड दिस इज रूल्स, मैथ वर्क ऑन रूल्स। बट अब यही तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुम उसमें 1 3 13 को बोल दो, 31 बोल दो, क्या ना, मैं इट्स माई चॉइस कि मैं कैसे ऐड करूँ उस चीज को, राइट। तो वहां पर आप कुछ भी अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आंसर बता सकते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को गलत बता सकते हो, किसी को सही बता सकते हो। तो मुझे ये क्लैरिटी वहां से आई थी कि नहीं मुझे टेक्निकल आर्किटेक्ट में ही जाना है, क्योंकि मैनेजमेंट में
कभी भी आपका प्रोडक्ट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, बाई चांस कोविड आ गया, कुछ आ गया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। लेकिन मैनेजमेंट कोई गॉड नहीं है, उसको हमेशा आंसर्स नहीं पता होते हैं कि यार 10 दिन बाद क्या होने वाला, 50 दिन बाद क्या होने वाला, या आपका कोड आप जो लिख रहे हो कैसा परफॉर्म करने वाला है प्रोडक्शन पे। तो वहां पर जो उनको करना होता है ना, मोस्टली चीजें कई बार तो झूठ ही बोलने होते हैं कि नहीं नहीं अभी हम ये ठीक कर लेंगे, अरे ये तो ऐसा चलता है, ऐसा ही चलता है। लेकिन टेक्निकल आर्किटेक्ट में चीजें आपको पीओसी पे चलते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल चीजें एविडेंस देने होते हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि टेक्निकल बेटर देन द मैनेजमेंट। अच्छा नीरज, आपने अभी कोरोना का नाम लिया, क्या दिक्कत आई अभी आईटी इंडस्ट्री में कि बिल्कुल ही जॉब फेड आउट हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री से? जो कोरोना में जो डेवलपर्स 5 लाख पे थे उन्होंने 50 लाख भी ले लिया, 30 लाख भी ले लिया। एग्जांपल बता, लिंक्डइन पे पोस्ट पर है कि भाई 10 की सैलरी है, अब वो 30 मांग रहे हैं, एचआर के पोस्ट है। अब क्या है कि लोग चाहते हैं कि आप मुझे 10 भी दे दो, बट फिलहाल अभी मार्केट में जॉब नहीं है। क्यों, क्या रीजन हो? तो कोरोना में जो मैंने पढ़ा इसके बारे में, कोविड में हुआ क्या ना, काफी कंपनीज में जॉब गई भी है, ठीक है। और वहां पर सबसे बड़ी चीज जो लर्न की पूरे वर्ल्ड ने कि वर्क कैन हैपन फ्रॉम एनीवेयर, इट डज नॉट हैव टू बी इन द ऑफिस ओनली। तो लोगों ने घर से काम करना स्टार्ट किया। फर्स्ट चीज जो कंपनियों को पहली बार रियलाइज हुआ कि घर से भी वही प्रोडक्टिविटी आ सकती है, प्लस पैसा उस टाइम इसलिए ज्यादा होने लगा क्योंकि कई लोगों की जिनकी जॉब गई वो तुरंत अवेलेबल होने लगे, ठीक है। तो तुरंत अवेलेबल में उन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि नहीं मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं 3 महीने का नोटिस नहीं, मैं तो अभी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। जॉब सीकर्स थे, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं ज्यादा पैसा लूंगा। अब सेम वे में कंपनी को भी तुरंत चाहिए थे, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज थी जहां पर काफी चीजें चेंज हो रही थी रैपिडली। तो कोई भी अपनी पोजीशंस खाली नहीं रखना चाहता है। उनको भी कई कंपनीज को अपॉर्चुनिटी दिखने लगी कि हम इसमें ये चीजें कर सकते हैं, कईयों को गैप दिखने लगी कि हम ये चीजें फिल कर सकते हैं, कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं तो भैया मेरे को ऑफिस में 50 लोगों को बैठाना ही नहीं है, मुझे प्रोसेस ही नहीं कराना, मैं लैपटॉप दूंगा, कुरियर करा दूंगा, बंदा स्टार्ट हो जाएगा करना। तो उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी के चक्कर में कंपनीज ने खूब पैसा दिया, इसलिए सबको पैसा मिला और तभी से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। आपको नहीं लगता कि एआई भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत है मार्केट में? जॉब्स अब आ नहीं रही हैं, जा रही हैं। एआई एक रीजन है, लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे सेक्टर है। एआई ने सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट किया है, जो करेगा आगे, वो है कंटेंट राइटिंग, वीडियो इमेज एडिटिंग, ये सारा। जनरेटिव एआई तो देखा है, इमेज वीडियोस खुद से जनरेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, जैसे 4-5 साल के बंदे, तो वो क्या करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग है उनकी कि हाँ कैसे ये चीज करनी है। तो मुझे अभी नहीं लगता कि अभी 5-10 साल में उनकी जॉब पे कोई चैलेंज आएगा। जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज पे, सी शार्प, जावा, डॉट नेट, एंगुलर, रिएक्ट, जो भी है। ये कोड तो एआई लिख ही रहा है, चैट जीपीटी तो यही लिख रहा है। फॉर एन एग्जांपल, आप डेवलपर हायर कर रहे हो, ठीक है, फ्रेशर हायर किया आपने, 1 या 2 साल का बंदा भी हायर किया एक्सपीरियंस का। आप वो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये एक लॉगिन की स्क्रीन या कोई भी एक फंक्शनलिटी है, उसका एक कोड लिखेगा। क्या वो कोड चैट जीपीटी लिख सकता है? उससे अच्छा लिख सकता है, उससे कम टाइम में लिख सकता है। तो व्हाई वुड यू नीड दैट डेवलपर? तो चैलेंज है वहाँ। अब पहले भी हुआ था कि जब कंप्यूटर आया था, ये था कि अब सबकी जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें क्या करना पड़ेगा ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। जो एआई कर रहा है हमें वो नहीं करना है। हमें वो करना है कि कोई के लिए हम कैसे, जैसे एजेंट्स बनाना हो गया या कुछ ऐसा काम जो एआई कोई और सपोर्ट करे, तो हम उस चीज में काम करना पड़ेगा। जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स अब जैसे अभी पिछले 20-25 सालों में तो ये हुआ कि हाँ जाएंगे कंपनी में लग जाएंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब वो नहीं चल सकता। अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में कहाँ कंट्रीब्यूट करो जो इतना आसानी से ना कर पाए। प्लस सीनियर लेवल पे एआई का मुझे अभी तो कोई इंटरवेंशन नहीं दिख रहा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट का लूँ या मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर का रोल लूँ, या इन जो लीड्स वगैरह हैं, उनकी एक डिसीजन मेकिंग है। अब एआई पूरा की पूरा एक प्रोजेक्ट या एक प्रोडक्ट नहीं बना सकता, फ्यूचर में भी नहीं बना सकता है। एटलीस्ट 20 साल तक तो मुझे नहीं दिख रहा होने का तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती है, बहुत डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, कॉस्टिंग एंड हर चीज इन्वॉल्व होती है। बट हाँ, फ्रेशर लेवल पे all the developers who are currently engineer or going to pass out, they need to think out of the box। वो कौन सा प्रोफेशन चुने, टेक्नोलॉजी में वो कौन सी साइड चुने। कहीं ना कहीं ये कंपनसेशन तो हैम्पर कर रहा है डेवलपर्स के कंपनसेशन को, क्योंकि अब पहले कंपनी आपको पैसे क्यों देती थी? आप 6 साल एक्सपीरियंस हो तो मैं पैसे लिए दे रहा हूँ कि आप क्वालिटी ऑफ कोड लिखोगे, बट मुझे पता है कि यार आप जो काम कर रहे हो वो मैं यही फ्री में करके देगा, तो मैं क्यों नीरज को 6 साल एक्सपीरियंस के लिए रखूंगा? मैं 2 साल वाले बंदे को कहूंगा भाई तू कोड लिख, मुझे पता है वो कोड तो वो भी लिख लेगा, डिसीजन वो भी बना लेगा, डिसीजन मैं भी बता दूंगा उसे, बट कहना मैं कहूँगा कोड लिख, कॉपी कर, जीपीटी भेजा, ऑप्टिमाइज करके पेस्ट कर दे। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आपकी 10 लोगों की टीम है, आपका एक लीड है, ठीक है, बाकी डेवलपर है, सीनियर एंड जूनियर डेवलपर मिला के। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप 10 को कम करके एआई की हेल्प से 5 कर दो, आप पूरी टीम नहीं हटा सकते। और उसमें भी आपके जो सीनियर डेवलपर हैं वो आप इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि फर्स्ट चीज है आपको ट्रस्ट कितना है एआई पे। आपका एआई क्या करके दे देगा आपको, उससे एआई से काम भी तो करवाने वाले चाहिए ना आपको। ये भी चलो मैं अभी आपको चैट जीपीटी दे दूं, आपको चैट जीपीटी से आंसर निकलवाने भी तो आने चाहिए।
चाहिए, आपको क्या लिखना है आपको वो भी पता होना चाहिए। उसको पता होने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए। अब जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बताया था कि मुझे पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, हाउ टू ये हाउ टू वो करके बना लिया। आपको सर्च क्या करना है आपको पता होना चाहिए ना, इनपुट बॉक्स क्या होता है, सर्च बॉक्स क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, लिस्ट बॉक्स और ये डेटा टेबल्स क्या होता है, ये पता होने के लिए भी तो आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए ना, आपको नॉलेज चाहिए। तो वही चीज बोल रहा हूँ। तो अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बट हाँ एक लोअर लेवल पे ही आप कुछ डेवलपर्स को कम करके ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, जो 4 डेवलपर कर रहे हैं वो मेरे 2 डेवलपर कर लेंगे। एआई का क्या रोल है मैनेजमेंट लेवल पे? देखो मैनेजमेंट लेवल पे एआई का कोई रोल नहीं है, ये बस आपको सजेस्ट कर सकता है। एआई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फीचर बनवाना है, कुछ भी करना है, तो एआई आपको 50 टूल बता देगा, आप सजेस्ट कर देगा कि हाँ भैया आप इस वे में कर सकते हो। इन द एंड डिसाइड तो मैनेजर ही करेगा ना। आपने एक रोबोट बैठा दिया, सपोज एआई इज अ रोबोट, यू आर ओनर ऑफ द कंपनी, रोबोट को बोलो कि मुझे बना के दो, रोबोट ने अपने हिसाब से जो समझा, आपने जो बताया रोबोट ने अपने हिसाब से समझ लिया, बट रोबोट ने हो सकता है कि वो नहीं समझाओ जो आप समझाना चाह रहे हो। रोबोट ने बना के दे दिया, उसने अपनी कॉस्ट लगा दी, आपको दे दिया। आपके रोबोट को बोलोगे भाई तूने ऐसा क्यों बनाया, आप नहीं बोल सकते, बट आप मैनेजर को बोल सकते हो। मैनेजर को डाउट होगा तो मैनेजर आपसे पूछ सकता है, राइट। और जो एआई का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, वो चीजें करके दे देगा। जो मैनेजर रहेगा वो टाइम लेगा, तो आप बीच में रिव्यू भी कर सकते हो उस प्रोसेस को कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, या वो वैसा चल रहा है जैसा मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैनेजर लेवल पे इसको रिप्लेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस यू आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत बजट हो, आप जो लेगा आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो, सो कि रिप्लेस इट। तो अभी मैं ये कहूँ कि एआई आने के कारण पहले जॉब मर्न स्टैक्स में थी या फिर अदर स्टैक्स में थी, अब वो डेटा इंजीनियर फिर डेटा एनालिस्ट वगैरह में वो चीजें शिफ्ट होंगी, क्या लगता है आपको? एनालिटिक्स में भी होता क्या है, बीइंग अ डेवलपर जो भी एनालिटिक्स का मैनेजर है या इंजीनियर है, वो बताता है, वो क्वेरीज लिखता है कि हाँ मुझे ये डेटा ऐसे विजुलाइज करना है। एआई को तो टाइम भी लगेगा, एआई उसको 10 तरह से विजुलाइज करके दे देगा। स्टिल द सेम थिंग। मैं अभी भी मेरा पॉइंट वही है कि डिसीजन मेकिंग वाले काम नहीं कर सकता, कर सकता है तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो जो भी पोजीशंस हैं जो डिसीजन मेकिंग करती हैं उसकी जगह आप एआई नहीं बैठा सकते, क्योंकि आपको हमेशा वो ह्यूमन ट्रस्ट चाहिए ही कि हाँ भाई मैं इसको कुछ बोलूंगा तो ये सुनेगा। एआई सुनेगा नहीं सुनेगा या कैसे रिएक्ट करेगा उसका कोई वैल्यू थोड़ा ना है। अगर आप कल को रोबोट ही बनाओगे तो आप उसकी पावर ह्यूमन को ही दोगे। डिसीजन मेकिंग ह्यूमन ही बताएगा कि मुझे इससे क्या काम करवाना है। तो जो काम एक्चुअली करते हैं उनके काम को ही एआई कर सकता है, डिसीजन मेकिंग वाले काम को नहीं कर सकता। छोटे छोटे काम हो गए, सेक्शंस हो गया, एआई को बोल दिया कि मुझे डेटा मुझे इस फॉर्म में विजुलाइज करना है, जिसमें इस चार्ट में मुझे मैं लीनियर उस पे XYZ में ये चीजें चाहिए, बोर्ड पे आके आपको बना के दे देगा। आपको क्या चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो, ये तो आप बताओगे ना। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी भी चीजें आ गई अब तो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो वही सर्च करना, ये जो डेवलपमेंट में जाते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एआई एजेंट बनाने में जा सकते हैं। एआई एजेंट बहुत ह्यूज है, आप एआई एजेंट में भी जाओगे तो एक आप ये सोचो कि आप पूरे वर्ल्ड में कितनी डोमेन है, मतलब लाखों डोमेन्स हैं। आप जिस डोमेन के एजेंट उठा के पकड़ना चाहो उसमें कर लो। अब तो ये चीज है ना, आप कुछ अगर दरवाजे बंद हुए तो उससे ज्यादा खुले भी है। अभी मैं देख रहा था कि अभी कुछ ऐसे भी आ गए हैं कि आप उन्हें फिग्मा दो, वो पूरा का पूरा कोड लिख कर देंगे आपको। आप फिग्मा क्या दोगे, आप इमेज दे दो। तो अगर स्क्रीनशॉट लो कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप चाहते हो कि मेरी ऐप ऐसे दिखनी चाहिए, मेरा लेआउट ऐसे, उसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी डालो, 1000 टूल हैं उस पर डालोगे, वो फील्ड सीड कर लेगा उसमें क्या कंट्रोल्स हैं, बेस कंट्रोल्स उठा के एक लेआउट बना के आपको दे देगा, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन क्या वो ऐसे ही एग्जैक्ट होगा जैसा आपको चाहिए? नहीं होगा। उसके ऊपर भी आपको एक डेवलपर बैठाना पड़ेगा जो एक्चुअली में आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो वर्क स्ट्रेंथ तो कम हो रही है ना एआई के कारण? हाँ वो कम हो रही है, तो वो कम हो रही है, वो उन्हीं की कम हो रही है ना जो कोड लिख रहे हैं लोअर लेवल पे। तो जिनकी कम हो रही थी लेकिन बड़ी भी है ना। आप ये देखो ना, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आ गए, आपको एआई एजेंट लिखने पड़ रहे हैं तो उनकी बड़ी भी है। तो जो जिनकी ज्यादा वो उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें नई ऑप्शंस कहाँ पर है, वो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब वो नहीं चल सकता कि हाँ सब के सब डेवलपर बन रहे तो हम भी बन जाते हैं, वो नहीं। अब आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आगे 1 साल में क्या आ रहा है। आपको हर दिन देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में या एआई में नया एवोल्यूशन क्या आ रहा है। जेनेटिव एआई में भी 1000 चीजें सीखने के लिए, तो लोगों को जेनेटिव एआई भी तो बनाना ही है ना। तो जेनेटिव एआई तो मैं बोलूंगा अभी 10% भी इवॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको इवॉल्व करने के लिए भी तो आपको डेवलपर ही चाहिए। तो अभी आईटी में आपको रेड फ्लैग क्या दिखता है? आईटी में रेड फ्लैग मुझे यही दिखता है, जो कन्वेंशनल जो डेवलपमेंट है ना, रेड फ्लैग, 100% रेड फ्लैग, क्योंकि वो चीज एआई लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो आप ये सोचो कि आप वो लिख के या 2 साल बाद आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अच्छा लिखने लगोगे, तो अच्छा 2 साल बाद आपका एआई आपके उससे 20 गुना आगे होगा। तो आपको आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको यही करना है या आपको कुछ और करना है जो एआई नहीं कर पाए या जिसको एआई की जरूरत हो। और मैं ग्रीन फ्लैग की बात करूँ तो ग्रीन फ्लैग ये है कि आप और भी नई फील्ड
ओपन हो गई है AI में, जेनेटिव AI के कोर्स कर लो, उसी में लर्निंग करो, अभी बहुत हायरिंग है इन चीजों पे। मे बी सिर्फ जेनेटिव AI नहीं, तो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मॉडल बिल्डिंग हो गई। आप अगर मैथ्स में अच्छे हो तो आप इसमें एनालिटिक्स में जा सकते हो। इसमें बहुत चीजें हैं, अभी बहुत ह्यूज है यार। अभी AI तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम बस पैनिक ज्यादा कर रहे हैं। बस ये है कि AI जो कर रहा है, जो पता है कि AI तो बहुत सिंपल है, तो उस चीज से हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डोंट बी अ मोनोटोनस ऑन दैट। अगर नीरज मैं आपसे कहूँ कि अभी जो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं या जो अभी स्टिल देख रहे हैं, जैसे कि आपने भी अपना करियर जब फ्रीलांस से स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं पिवट पॉइंट आपका वही रहा, क्या अभी फ्रेशर्स को फ्रीलांस करना चाहिए? क्या एडवाइसेस होंगे फ्रेशर्स के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। फ्रीलांस कब नहीं करना चाहिए? अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है और आपको लगता है कि आप वहाँ ऑलरेडी लर्न कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज का, और आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रीलांसिंग करने की। पहले अब तो देखो, फ्रीलांस करना भी इजी नहीं है। फ्रीलांस का काम आपको मिलेगा कहाँ से, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपने अगर वहाँ रजिस्टर भी कर दिया, आपको मिला है, तो आपको करना क्या, ये भी चीज है। तो जो फ्रीलांस करते हैं ना, तो दे आर वेरी गुड पीपल, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, दे वांट टू लर्न समथिंग, वही फ्रीलांस कर सकते हैं। बाकी कुछ होते हैं जिनको सिर्फ जॉब चाहिए, तो अपना सेम उसमें चल रहे हैं। जिनको जॉब नहीं मिल रही है और उनको चाहिए ही कुछ भी तरह से लेना है, तो दे गो इनटू फ्रीलांसिंग। और जो फ्रीलांसिंग में जाता है वो सीखता भी है। उसको कंपनी में क्या होता है, कंपनी में एक प्रोसेस है कि ये डेवलपर है तो इसको इतना ही बताना है, इसको वही है। लेकिन फ्रीलांसिंग के पास क्या होता है, उसको एंड टू एंड पूरा पता होता है, बनाना क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको स्टार्टिंग का स्ट्रगल भी पता है, उसको डिलीवरी के टाइम की चीजें भी पता है। तो ये फ्रीलांसिंग तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास टाइम है, अगर लगता है कि इन्वेस्ट कर सकता है उस चीज में, फ्रीलांसिंग करे। अगर फ्रीलांसिंग भी नहीं है तो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज बहुत है, जाए उसमें कंट्रीब्यूट करे। मैंने भी कई लाइब्रेरीज में कंट्रीब्यूट किया है, करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको एक डेवलपर कम्युनिटी मिलती है आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ योर बाउंड्री एरिया। आप कई बार अपने फ्रेंड सर्कल अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपको उतना ही आता है जितना बेस्ट आपकी टीम को आता है। ये नहीं है कि आपका जो टीम लीड है या जो भी आपके बेस्ट इंजीनियर है उसको टॉप लेवल का आता नहीं। तो हमेशा कम्युनिटी, डेवलपर कम्युनिटी पे जाओ, आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, यार यू विल नो कि हाँ लोगों को कितना और आता है, ताकि आप उस जोन से ज्यादा ग्रो करो। उतना एक कुएं में अंदर होगे तो जितना उस कुएं को आता है आपको उतना ही आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो फ्रीलांसिंग शुड बी गुड। तो अभी अगर जो फ्रेशर्स अभी स्कूल कॉलेजेस में है, या फिर जिन्हें लगता है कि यार आईटी में आना सही है या नहीं, उनके लिए क्या एडवाइसेस होंगे आपके लिए? आईटी में आना सही गलत तो बात की बात है। फर्स्ट उस डेवलपर या उस इंजीनियर को पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आईटी में भी देखो, आईटी में टेस्टिंग है, डेटाबेस है, एनालिटिक्स है, कंटेंट राइटिंग है, इसमें बहुत मतलब ये ह्यूज है, समुद्र है, ओशन है अपने आप में। तो फर्स्ट तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। जो आपको अवॉइड करना है वो अवॉइड ये करना है कि सेम चीज की आपको बेसिक डेवलपमेंट में नहीं जाना है। अगर बेसिक डेवलपमेंट में जाना है तो आपको एक लर्न कर लो, उसके अलावा आप एआई के उसमें जाओ, एजेंट क्रिएट करने में, या अलग से एलएलएम, इन सब मॉडल लैंग्वेजेस में, मॉडलिंग में, इन सब टाइप में जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी देखना होगा कि क्या मार्केट में कुछ और नई चीजें भी आ रही हैं जो कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को एक्सप्लोर करो, उस चीज में जाओ। क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर ये चैलेंज रहता है हमेशा गाइडेंस का। लेकिन आज के टाइम पे आपको एआई है, गूगल है, सब कुछ है, आपको हजार चीजें बताएगा कि हाँ किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं। एआई से पूछो कहाँ जाना है, खुद ही सही आंसर दे देगा। गूगल देगा कि भैया इसमें जॉब्स है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, कंटेंट राइटिंग हो गया, जो एआई कर रहा है, जो आपको पता है कि एआई इजीली कर रहा है, उसमें तो मत ही जाओ। अगर मान लो अभी कोई फ्रेशर है, उसने डेवलपमेंट फील्ड में ही आना है, तो वो क्या कर सकता है अपने लिए बेस्ट? देखो, डेवलपमेंट फील्ड में जाना तो एआई एजेंट बनाने का भी तो डेवलपमेंट ही है ना, वो भी। वो देखो बेसिक चीज, आप स्टार्ट करो बेसिक से। आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। स्टार्ट विद पाइथन। पाइथन इज वेरी बेसिक लैंग्वेज एंड इट्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड, एवरीवेयर। आपको एआई बनाने में भी पाइथन ही चाहिए होगी। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, पाइथन लैंग्वेज सेलेक्ट करो, पाइथन के बेसिक्स सीखो, आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखो, सॉलिड प्रिंसिपल्स को जो लर्न करना है, आपको बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट लर्न करना है। आप कुछ भी डेवलप कर रहे होगे, आप एजेंट बना रहे होगे, इवन एनालिटिक्स में लैंग्वेज मॉडल्स भी बना रहे होगे, तो आपको यही प्रिंसिपल्स को वहां भी अप्लाई होंगे। तो आप बेसिक चीजें सीखो, उसके बाद आप डिसाइड कर लो आपको डेवलपमेंट में कहाँ जाना है। क्योंकि आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप कहीं पर भी जाओ, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। ये तो बात हो गई फ्रेशर्स की। वो लोग कैसे अपने आप को फिगर आउट करें जो कि 5-6 साल हो चुके हैं उन्हें, तो कहने के स्टिल स्टक है, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो पीछे जा पा रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? देखो, जो लोग स्टक है, मोस्ट ऑफ द 90% मैं बोलूंगा कि वो कंफर्ट लेवल में स्टक है। अगर आपने 4 साल से किसी कंपनी में बैठे हो और उस कंपनी में आप एक ही प्रोजेक्ट में बैठे हो, उस एक ही प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट भी ग्रो नहीं कर रहा, सेम लैंग्वेज पे कर रहे हो, तो आप अभी 4 साल स्टक हो, 4 साल आगे भी स्टक रहोगे। आपको उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आना ही होगा। वो आओगे कैसे, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग, मैंने फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ दी, तो कुछ चैलेंज आए। अब आप क्या होता है, जब आपके लाइफ में चैलेंज आते हैं तो चैलेंज ही आपको पुश करते हैं। अब आपको क्या करना होगा, आपको लर्न करना होगा। लर्निंग मतलब कि लर्निंग इज एसेंशियल टू
ग्रो टू मूव। कुछ लोग क्या है ना, कंफर्टेबल जोन में ऐसे बैठे हैं कि उनकी सैलरी हर साल 10-10% बढ़ रही है, अपना बैठे हुए हैं। अब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है अच्छी लाइफ चल तो रही है, क्या है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट चलेगा 20 साल 50 साल, हम भी बैठेंगे। तो वो चेंज करना भी नहीं, उनको करना भी नहीं चाहिए अगर वो अपने आप से बैठे हैं। चेंज उन्हीं को करना चाहिए, उनको लगता है कि हाँ मेरे पास पैसा कम है या मैं सीख नहीं रहा हूँ। और चेंज वो करते भी है, वो वही कर भी पाता है। वो नहीं कर पाएंगे, मैंने जो कंफर्टेबल जोन में है वो नहीं कर पाएगा। वो हमेशा बोलता रहेगा चेंज करना है यार, 4 दिन स्टार्ट करेगा लर्न करना, 15 दिन करेगा, फिर वो बोर हो जाएगा, फिर छोड़ देगा। पहले तो होता क्या ना, आप जब एक कंपनी में 5 साल तक हो तो आप इंटरव्यू देने से भी डरते हो। क्या होता है ना, आपको एक रिजेक्शन का फियर आ जाता है, आपको घबराहट होने लगती है कि यार क्या पूछेगा, मैं नहीं बता पाया तो कैसा होगा। उसको ये भी लगता है कि अगर किसी फ्रेंड को पता चलेगा, फ्रेंड सर्कल में या कलीग्स को पता चलेगा कि मैं इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, तो ये सब चीजें बहुत आती है। अब मैंने लाइफ में इतने इंटरव्यूज दिए हैं, मैं आज भी मतलब मुझे इंटरव्यू देने में कोई संकोच लगता, क्योंकि वो चीज मैंने फेस देखा है। मैंने मोस्टली देखा है कि जिन लोगों का कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है, वो कॉलेज से प्लेसमेंट में हुआ, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद 10-10 साल 15-15 साल बैठे हुए हैं उस कंपनी में। उनको इतना फियर ऑफ मूव हो जाता है, अगर वो जाऊंगा वहां तो वो रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां पर ऐसा ना हो कि मैं निकाल दिया जाऊं, वहां पर मैं परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कभी अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया, मैं क्या कर पाऊंगा। तो इसीलिए आपको लाइफ में आई वुड सजेस्ट बीइंग अ फ्रेशर, अगर आप 2 साल में कंपनी चेंज कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। 2-3 ईयर इज द मैक्सिमम वेयर यू शुड चेंज कंपनी। अगर आपको लगता है कि कंपनी में आपकी लर्निंग है, कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। कंपनी में आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मूव हो रहे हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने को मिल रही है, डिफरेंट चीजों पे काम करने को मिल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। आपको चेंज करने की जरूरत है अगर आप सेम चीज पे काम कर रहे हो 2 साल से, तो यू शुड मूव ऑन। तो आपको नहीं लगता कि अभी रिसेंट इंडस्ट्री ट्रेंड जो है, आईटी इंडस्ट्री ट्रेंड में, कि जॉब्स है नहीं, लिटरली लोग ये भी प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि जॉब है तुम्हारे पास, हाइक तो छोड़ दो। कोरोना के बाद तो फिलहाल यही बात है, पिछले 2 साल में तो दिक्कत और बढ़ गई है कि कंपनी हाइक भी नहीं दे रही, वो तो ये कह रही है कि तुम्हारे पास जॉब है वही एहसान है मेरा तुम्हारे ऊपर। तो फिर अभी लोग कैसे जॉब चेंज कर सकते हैं? जॉब जो लोग चेंज कर रहे हैं ना, जिन्होंने चेंज की है या 2-3 साल में कंपनी चेंज की है, उनका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उनको नॉलेज है, उन्होंने कई कंपनीज में काम किया है। वो उठा के फ्रीलांसिंग कर लेंगे जिस दिन उनकी जॉब जाएगी। प्रॉब्लम आएगी किसके साथ? जो एक कंपनी में कई साल से काम कर रहा है, एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो फ्रीलांसिंग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग आईटी इंजीनियर प्रिविलेज्ड है। वी आर प्रिविलेज्ड कि हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स में एक सिविल इंजीनियर फ्रीलांसिंग नहीं कर लेगा, एक डॉक्टर फ्रीलांसिंग कैसे कर लेगा? ठीक है, तो वो क्लिनिक होगा, पूरा एक प्रोसेस होता है। लेकिन हम घर बैठे बैठे बिना एक इन्वेस्टमेंट के, एक लैपटॉप के, हम सब कुछ कर सकते हैं, ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। लोगों ने कंपनी खोल रखी है एक लैपटॉप से। इस सब के लिए आपको सेम वही की कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपके वो एक्सपीरियंस होना चाहिए लर्निंग का, डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए। आप पूरा सॉफ्टवेयर बिल्डिंग करनी है, ठीक है, आपको कैसे डिलीवरी देनी, रिलीज करना है, आपको सारा चीज प्रोसेस पता होना चाहिए। और वो पता होता है जब आप फ्रीलांसिंग करते हो, वरना आपको 5-6 साल लगेंगे एक कंपनी में इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये तो वही चलो आपने 5-6 साल वालों के लिए गाइड करा कि हम उन्हें क्या करना चाहिए। अब जो 10 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, 15 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप टेक्निकल आर्किटेक्ट, आपका अगला गोल क्या है? मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो 15 साल के एक्सपीरियंस हैं, वो आज भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपनी करंट कंपनी में भी देखा है, 9-10 साल के बंदे हैं, बस कर रहे हैं, दे डोंट नो द राइट वे ऑफ डूइंग इट। आइडियली अगर आप देखो तो 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू शुड बी एटलीस्ट लीड ऑफ लाइक 4-5 डेवलपर्स, ठीक है, या फिर आपको मैनेजर लेवल पे होना चाहिए 10 साल के एक्सपीरियंस पे। अगर आप स्टिल डेवलपमेंट कर रहे हो, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको लर्निंग ही नहीं हुई, आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए दूसरे ऑप्शंस, आपको जो काम मिलता गया आपने उसमें काम डिलीवर करते गए, आपने कभी बोला ही नहीं कि मुझे दूसरी चीज पे काम करना है या मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप कंपनी नहीं चेंज करते हो तो सबसे ज्यादा जो 10 साल के लोग होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा चैलेंज उन्हीं के पास आता है जो बहुत कम चेंज कर रहे होते हैं। जिन्होंने कंपनी चेंज की होती है, एक तो उनकी आदत लग जाती है, जैसे मेरी है, मैंने अपने 15 साल के करियर में 6-7 कंपनी चेंज की है, 7वीं कंपनी में कर रहा हूँ मैं। अब मेरा ये होता है कि अगर मैं किसी एक कंपनी में 1 साल मैंने कर दिया तो 1 साल में मोस्ट ऑफ द काम चीजों को पता चल गया होता है कि इसमें क्या है। 2 साल में ये है कि इसके अलावा कुछ नया नहीं होना, मैं 2 साल में कंपनी चेंज करता ही करता हूँ। अब ये है कि जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो आपके पास पैकेज भी ज्यादा होता है, और हर कंपनी में लीड की इतनी हायरिंग भी नहीं होती। तो चैलेंज आता है स्विच करने में यहाँ पर कि आपको पैसा कितना चाहिए, प्लस आपको टेक्नोलॉजी में कितना आता है, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो 10-15 साल के लोग हैं, या तो मैनेजर लेवल पे होते हैं, या टेक्निकल आर्किटेक्ट लेवल पे होते हैं, या लीड लेवल पे होते हैं। लीड लेवल पे स्ट्रगल आपका वही आ जाता है कि आपने वर्साटाइल चीजों पे काम किया है, आपने क्लाउड पे काम किया है कि नहीं किया है, आपने डिप्लॉयमेंट्स पे काम किया है कि नहीं, मतलब आपको पूरा
लाइफ सर्कल ऑफ डिप्लॉयमेंट है कि कैसे पॉड्स वगैरह डिलीट होंगे CI/CD में, ये सब पता है कि नहीं पता है। तब अगर आपको ये नहीं पता है, आप डिलीवर कैसे करोगे, आप प्लान ही नहीं कर पाओगे। ऑल्सो आपने डेवलपमेंट में काम किया है, तो आपने डेवलपमेंट में काम कितना एक्सपीरियंस का किया है। 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो बंदे को आइडियली 7 साल तो डेवलपमेंट में होना चाहिए, 7 साल के बाद उसको 3 साल उसमें लीड और इन सब में होना चाहिए। व्हेन आई से लीड, तो उसको एंड टू एंड पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 6 साल का एक्सपीरियंस डेवलपर है, क्या सैलरी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस वाइज क्या सैलरी होनी चाहिए? IT में सैलरी का कोई ब्रैकेट ही नहीं है। 10 साल के बंदे को भी मैंने करीब 20 लाख कमाते देखा है, और मैंने 5 साल के बंदे को भी 30 लाख कमाते देखा है। घूम फिर के आपके कॉन्फिडेंस पे आता है। आप ये सोचो कि एक पोजीशन फिल करने के लिए कंपनी का बहुत लॉस होता है, और एक डेवलपर को क्या है, उसको तो उसकी सैलरी चाहिए। अब डेवलपर पे भी डिपेंड करता है। एक डेवलपर है, वो ऑलरेडी 2 कंपनी चेंज कर चुका है, उसको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे, 3 कंपनी चेंज कर चुका है फॉर एग्जांपल। एक बंदा है जो अभी तक एक कंपनी में करा था, दूसरी कंपनी में आया, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो नॉलेज नहीं होगा कि वो इतना पैसा मांग पाए। और जो ऑलरेडी चेंज करता हुआ आ रहा है, वो एक इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आता है। कई बार क्या होता है, आपके पास मल्टीपल ऑफर्स होते हैं, आप उस ऑफर्स पे भी बाय आउट करते हो, चीजों को चैलेंज करते हो, काउंटर ऑफर्स को, राइट। तो ये सब आता है इन एंड घूम फिर के एवरीथिंग इज लिंक्ड how professional you are in throughout your career, how you have exposed throughout the technology, throughout the different languages, throughout the different versatile language database and everything. Minimum देखो, अगर तुम्हारी सैलरी में बोलूं, मिनिमम 2 टाइम्स होना चाहिए आपकी सैलरी। मतलब अगर 4 साल एक्सपीरियंस है तो 8 होना चाहिए मिनिमम। हाँ, अगर आप इससे कम हो तो आप बहुत ही बेकार हो। टेक्निकल आर्किटेक्ट की तो बहुत ज्यादा करियर ग्रोथ है नहीं। टेक्निकल आर्किटेक्ट खुद ही एक बहुत बड़ी चीज है। उसके आगे आप फिर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट हो गया, जो पूरे एंटरप्राइज लेवल पे होता है, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के ऊपर तो आप टेक्नोलॉजी हेड हो गया, CTO बोल लो उसके ऊपर, ठीक है। तो यही है, क्योंकि आप जो ग्रो कर रहे होते हो, वो ग्रो करते हो मेन है डेवलपमेंट में। आपने स्टार्ट किया, फिर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, टेक्निकल लीड। टेक्निकल लीड के बाद आपके पास 2 एरिया ऑफ स्ट्रीम, वन इज द इंजीनियरिंग मैनेजर, अदर इज द टेक्निकल आर्किटेक्ट। फिर बेस्ड ऑन चॉइस आपको मूव होना होता है। एक टेक्निकल आर्किटेक्ट की क्या सैलरी होती होगी? मिनिमम उसका कम से कम 40 होना चाहिए। एंड टेक्निकल आर्किटेक्ट का अगर मैं बोलूँ 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आराम से 1 CR, 40 से 1 CR के बीच में। बाकी आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, किन किन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया है, क्लाउड्स पे और सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन आपका वही कॉन्फिडेंस होगा, आप उसी बेसिस पे बार्गेन कर पाओगे कंपनी से। थैंक यू नीरज जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इनपुट्स दिए आपने। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। अगर आप सभी को हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अलग अलग फील्ड से वैल्यूएबल व्यूज़ आप तक ला सकेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पर आना एज अ गेस्ट, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे पॉडकास्ट को एप्पल पॉडकास्ट एंड स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। इंस्पायर करें, इंस्पायर हों। थैंक यू।